गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे आरोह काव्य खंड की जो हमारी तीसरी लेसन की कविता है, पाठ 3 की कविता के बहाने। कविता के बहाने और इसके रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का आज हम लोग जो है जीवन परिचय हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आइए देखते हैं। कुंवर नारायण, इनका जो जन्म है 19 सितंबर सन 1927 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर सन 1927 में। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है आपके पुस्तक में दी हुई नहीं है, सो इसको देख लीजिएगा। इनकी मृत्यु जो है 15, पहले जन्म देख लीजिए। इनका जन्म जो है 19 सितंबर 19 सितंबर और 1927 में 1927 में। मृत्यु 15/11 यानी नवंबर 1917 में हुआ था। इनकी मृत्यु 15/11/1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनके जो पुस्तक आपकी है उस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, पुराना संस्करण है, तो आप इनका मृत्यु जो है वो बुक में आप ऐड कर लेंगे। ओके। देन इनकी प्रमुख रचनाएं, कुंवर नारायण जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें जो कविता आपको पढ़नी है, कविता के बहाने और बात सीधी थी, यह इनकी काव्य संग्रह इन दिनों से जो है लिया गया है। इनकी सबसे प्रमुख कविता जो है चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह। इन दिनों काव्य संग्रह से ही यह कविता जो है वह ली गई है। आत्मजयी कविता जो है एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास यह जो है कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले यह एक प्रकार का समीक्षात्मक ग्रंथ है। मेरे साक्षात्कार भी कुंवर नारायण जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना में प्रमुख रूप से जाना जाता है। प्रमुख पुरस्कार, कुंवर नारायण जी को जीवन में किन किन पुरस्कारों से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया, इसका वर्णन किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमारन आसन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है व्यास सम्मान। प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके कोड है, कोटेशन है, न जाने कब से बंद है एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। कि कितने दिनों से एक दरवाज़ा जो है बंद है और अचानक जब वो खुलता है तो पता चलता है कि जो है कितना इसमें धूल से भरा पड़ा हुआ है कमरा, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसमें चीज़ हैं बहुत मूल्यवान है, लेकिन उन मूल्यवान चीज़ों पे जो धूल की परत जो है वो जमी हुई है। सो इसी तरह से कहते हैं कि जैसे कोई किताब हो, किताब क्या है? किताब जो होती ज्ञान का भंडार होती है, ढेर सारा जो है मूल्यवान ज्ञान उसमें संकलित होता है, लेकिन चूँकि धूल से ढकी होती है, गर्द उस पर रहता है, गर्द से ढका होता है। सो हम जब तक उसको गर्द को साफ नहीं करेंगे, अंदर पढ़ेंगे नहीं, तब तक वह जो मूल्यवान ज्ञान है उससे हम परिचित नहीं हो पाएंगे। सो ठीक इसी तरह जो हमारे हृदय में ढेर सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, बस उस पर आवश्यकता है धूल को हटाने की। जब धूल हम हटाएंगे तो अनावश्यक ही अपने आप ही जो ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। गर्द से ढकी हर किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास जो लेखन कार्य है अपना आरंभ किया था। उन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया था सन 1950 में।
इन्होंने कई प्रकार के लेख लिखे, जैसे कविता बता दिया, साक्षात्कार बता दिया, समीक्षा बता दिया। सो इसी तरह से इन्होंने कई, जैसे विचारात्मक लेख होता है उसी तरह से चिंता परक लेख इन्होंने लिखे, कई कहानियाँ लिखी तथा कई ऐसी पटकथा लिखी जिस पर को आधार बनाकर, कहानी को पटकथा को आधार बनाकर कई फिल्में और कई प्रकार की जो धारावाहिक सीरियल जो है वो बनाए गए। अन्य कलाओं पर समीक्षा, अन्य विभिन्न प्रकार की कलाओं की समीक्षा जो है इन्होंने लिखी, जैसे विभिन्न प्रकार के रचनाकार थे, जैसे फिल्म देखते हैं, फिल्म का रिव्यू आता है, समीक्षा आती है, उसी तरह रचनाओं की भी आलोचना, रचनाओं की भी समीक्षा इन्होंने की। कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। मतलब उन्होंने विभिन्न प्रकार की विभिन्न विधा में, हिंदी साहित्य के विभिन्न विधा में रचनाएं की हैं, लेकिन जैसे समीक्षा, आलोचना, कहानी, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कविता में इनका विशेष योगदान रहा है, विशेष वर्चस्व रहा है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान दावेदार लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी जो इनकी आत्मजयी कविता है यह प्रबंध काव्य है और उस दौर की जो है सबसे प्रसिद्ध कविता के रूप में, जो प्रबंध काव्य के रूप में जो है जानी जाती है। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में क्या है, उनकी कविता की विशेषता क्या है, जो उनकी आलोचना भी करते हैं वो भी इनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि इनकी कविता की विशेष बात यह है कि इनकी कविता में अनावश्यक व्यर्थ का किसी प्रकार का क्या है उलझाव, कि हम अपने शब्द सौष्ठव के आधार बना करके या हम ढेर सारे अपने पांडित्य को परिभाषित करते हुए ढेर सारे शब्दों का चयन जो है संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करें और जिसमें लोग उलझ करके या बातों को हम दूसरे गोल मोल तरीके से प्रस्तुत करें ताकि लोग जो है उस शब्दों में ही उलझ करके रह जाएं, उसका अर्थ जो है वो ना समझ पाएँ। ऐसा नहीं था। क्या था? ऐसा नहीं था। इनकी कविताओं में किसी प्रकार का व्यर्थ रूप से उलझाव नहीं था, किसी अखबारी सतहीपन मतलब कोई भी काम जो है नेम फेम पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं कि ओछी से ओछी हरकत हम कर दें, हमारा नाम हो, हमारे अखबार में फ़ोटो खींचे, इसके लिए हम किसी स्तर तक गिरने को तैयार हो, ऐसा काम वो नहीं करते थे। सो अखबारी सतहीपन उनके में नहीं और वैचारिक धुंध की बजाय विचारों की धुंध, मतलब कि जो भी हमारा वैचारिक धुंध मतलब कि हमें आ तो रहा है, हमें पता तो है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, एग्जैक्टली हम नहीं जान पा रहे हैं। हमें पता है जैसे धुंध में होता है, दिखता तो है कोई आ रहा है लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि कौन आ रहा है। सो सेम उसी तरह विचार तो है हमारे मन में, लेकिन हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि क्या है हमारे मन में, कौन से विचार है। सो इस तरह की बातें उनकी कविताओं में देखने को नहीं मिलती थी। उनकी कविताओं की विशेषता क्या थी? इनकी कविताओं में संयम था। संयम कि अपने आप को संयमित करके चीज़ों को समझना, चीज़ों को उसको पहचानना। दिन परिष्कार, हमारी सोच का परिष्कार, हमारी जो है भावनाओं का परिष्कार, हर प्रकार का परिष्कार था। और इनकी कविताएं जो थी साफ सुथरी थी। इनकी कविता कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी जनमानस सामान्य भाषा में, सरल भाषा में थी, तो कोई भी इसको समझ करके और इसको ग्राह्य जो है वो कर सकता है। भाषा विषय की विविधता कविताओं की विशेष गुण माने जाते हैं। तो भाषा विभिन्न प्रकार के भाषा में विभिन्न प्रकार की कविता को लिखने की सर्जन शक्ति जिस कवि में होती है वही कवि असली सही का मतलब जो है अच्छी कोटि में उस कवि की जो होती है गणना होती है। सो इनकी कविताएं, इन्होंने शब्दों का, उचित शब्दों का अलग अलग भाषा में इन्होंने शब्द जो है कविता की रचना की। सो कविता में भाषा के साथ साथ विविधता भी रही कविता की, कि विभिन्न प्रकार की कविताएं होती तो विभिन्न प्रकार की कविताओं की विविधता इनके में देखने को मिलता है। यथार्थ का खुदरापन, जिस प्रकार यथार्थ सच्ची बातें जो होती हैं वो वास्तविक बातें होती, कहीं ना कहीं हमें चुभती हैं, चोट करती हैं। सो इनकी कविता भी कहीं ना कहीं हमारी जो गलत धारणा है, गलत सोच है, उस पर कहीं ना कहीं यह चोट करती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें खुदरापन के कारण इसका सौंदर्य समाप्त हो गया, यानी कविता को पढ़ने के अभिप्राय उपरांत किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं। कविता पढ़ने के बाद अपने आप ही लोगों को सहज रूप से इसको ग्राह्य कर सकते हैं, सहज रूप से इसको समझ सकते हैं। सीधी घोषणाएं उनकी कविताओं में नहीं मिलती।
क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। क्या? संशय, पूरे समय संशय बना होता है, सस्पेंस बना होता है कि आगे क्या होगा, इसके आगे क्या है, यानी उत्सुकता बनी होती है जो पाठक वर्ग की कविता को सुनने के बाद निस्संदेह उसके मन में, उनके मन में ये भाव जगता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। भ्रम जो है उनका बना रहता है। और प्रश्नानुकूलता, प्रश्नानुकूलता मतलब प्रश्न के प्रति हम जो है उत्सुक रहे कि आगे क्या होने वाला है, यह हम प्रश्न लगातार करते रहे। कुंवर नारायण जी जो थे वो नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, विवरण मतलब उसकी व्याख्यात्मक जो रूप है वो उतना नहीं, वो अपने आप में कविता विशेष होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आता है। व्यक्तिगत कि हमारी आत्मिक, हम खुद क्या सोचते हैं, और सामाजिक सोच कैसी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है या एक दूसरे का समर्थन करती है, पूरी व्यंजकता स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से हमें स्पष्ट होता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नीच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा में सहमे हुए एक संवेदनशील मन में अलोड़ना के रूप में पढ़ी जा सकती है। कहते हैं कि जो कविता, ये कैसे कवि हैं? तटस्थ कवि हैं। तटस्थ कौन होता है? मतलब कि जिसका जो हमारे समाज में, परिवेश में क्या हो रहा है, इसका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, जो है वीतराग, आसक्त रही, कोई भी अनावश्यक चीज़ें उनका दिमाग जो है डाइवर्ट ना कर सके, उनकी भावनाओं को दूसरी दिशा में परिवर्तित ना कर सके। सो इनकी कविता में जितने भी दुखी लोग हैं, जितने भी हिंसा के शिकार लोग हैं, जिनका आत्मबल, मनोबल कहीं से भी किसी तरह से आत्मबल कम हो रहा है, सो उनके लिए एक प्रकार की एक आत्मबल, उनकी कविता को पढ़ने के बाद लोगों को आत्मबल जो है वह प्रदान होता है। सो यह जो है इस प्रकार कुंवर नारायण जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय है। आज इसी में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो कविता हमें पढ़नी है, कविता के बहाने इस कविता में क्या बताया गया है। कविता के बहाने इस कविता में बताया गया कि किस प्रकार जो है आज का जो समाज है, वो आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग। हर तरफ जहाँ देखिए आपको विज्ञान, चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देते हैं। छोटी से छोटी चीज़, हर चीज़ आपको चमत्कार, आप चुटकी बजा के फ़ोन करके कहीं से भी, कहीं कोई व्यक्ति कहीं है, हम उससे बात कर सकते हैं। विज्ञान के अनगिनत चमत्कार हैं, जिससे आप परिचित हैं। सो ऐसे समय में लोगों के मन में एक भ्रम आता है कि कहीं हिंदी का वजूद तो समाप्त नहीं हो जाएगा और कविता का वजूद तो समाप्त नहीं हो जाएगा। सो कविता के वजूद को लेकर के जो लोग सशंकित हैं, कविता के वजूद को लेकर के जो लोगों के मन में शंका है कि कहीं कविता का अस्तित्व तो नहीं मिट जाएगा, सो ऐसे समय में जो कुंवर नारायण जी हैं वो हमारा भ्रम जो है वह दूर करते हैं कि नहीं, कविता का जो समय है, कविता का जो वर्चस्व है, कविता का जो प्रभुत्व है, ना कभी मिटा था ना कभी मिटेगा। तभी बरकरार था उसका वजूद, आज भी बरकरार है और भविष्य में भी इसका वजूद बरकरार रहेगा। और लोगों को जो वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा, लोगों के अंदर जो इंस्पिरेशन का भाव मिलता है, वो कहीं ना कहीं कविता ही उसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है। सो कविता के भविष्य को लेकर किसी प्रकार के लिए सशंकित होने की आवश्यकता नहीं होती। यही इस कविता का मूल कथ्य है, मूल भाव है। इसमें एग्जाम्पल के बहाने, कविता के बहाने, इसके साथ साथ प्रकृति का चित्रण किया कि किस प्रकार फूल खिलते हैं, उनकी कितनी सीमा होती है, कितनी उसकी हद होती है। इसी प्रकार चिड़िया, जो भी चिड़िया का भी तादाद, चिड़िया का भी स्थान प्रकृति में है। सो चिड़िया की उड़ान, चिड़िया अपने पंखों के सहारे पूरी दुनिया घूम सकती है, भ्रमण कर सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन बताया कि कविता की सीमा जो है सभी से परे है। कहते हैं कि कुंवर नारायण जी ने यहाँ पे 2 कविता ली है, कि 2 कविता हमने पढ़नी है। एक है कविता के बहाने, एक दूसरी कविता है बात सीधी थी। सो कविता के बहाने यह कविता इन दिनों नामक जो उनकी काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। यह कविता आज का जो वजूद किस प्रकार कविता को लेकर के सशंकित है, इसके विषय में बताया गया है।
कि जैसे कविता एक प्रकार की एक यात्रा है, जैसे हम घर से चल के स्कूल, स्कूल से चल के घर, हमारी जो एक यात्रा होती है, कंटिन्यूअस सतत अनवरत चलने वाली यात्रा होती है, इसी तरह से यह कविता का लेखन, कविता का जो कविता का सृजन करना, यह भी एक प्रकार की यात्रा है, जिससे यह यात्रा ना कभी समाप्त हुई है ना कभी समाप्त होगी, या अनवरत यात्रा चलती रहती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया, फूल का एग्जाम्पल लिया, चिड़िया का एग्जाम्पल लिया। फूल के एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं कि फूल की जो होती है, फूल खिलता है फिर उस मुरझा जाता है, उसकी परिणति जो है वो मुरझा जाता है। सेम उसी तरह चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ने के बाद एक स्थान पर रुक जाती है, उसका विश्राम मतलब रुक जाती है एक स्थान पे, तो उसकी परिणति जो है उसकी एक सीमा है। लेकिन कविता कालजयी, आज भी लोग यही सेम कविता आज के 20 साल पहले भी लोगों ने पढ़ी, यही कविता आज भी पढ़ रहे हैं, और यही कविता आने वाले दौर में भी लोग पढ़ेंगे और इसका कविता का आनंद उठाएंगे और लोग इससे प्रेरणा लेंगे अपने जीवन में। सो यह एक प्रकार का शब्द खेल है, कविता एक प्रकार की यात्रा है, कविता एक प्रकार का शब्द खेल है, जिस प्रकार कवि शब्दों के साथ खेलता है, शब्दों के साथ खेल करते हुए जड़ चेतन अतीत वर्तमान, जड़ चेतन, जड़ मतलब कि जो स्थूल जो भौतिक पदार्थ है, जड़ चेतन जिसमें चेतना होती है, जैसे जीव होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, जीव, जितने भी जीवधारी आप समझ सकते हैं, पक्षी जानवर जो सब, जड़ चेतन अतीत यानी काल क्रम को भी, काल को भी बांध करके रखती है, अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को, ओके, उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ तक रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन अपने आप ही टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो या कोई भी सीमा क्यों ना हो। सो कविता इसमें बताया गया कि कविता की सीमा के, कविता को लेकर के किसी प्रकार को सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कविता कालजयी की भांति निरंतर चलता रहेगा, लोग इसका आनंद उठाते रहेंगे। सो आप भी इसका आनंद उठाइए। हम लोग नेक्स्ट डे कविता अध्ययन करेंगे, इस कविता की हम लोग व्याख्या नेक्स्ट डे करेंगे। सो आज आप लोग होमवर्क के रूप में कवि का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, और जो अबाउट द लेसन आपके बुक में समरी दी हुई है, इस समरी को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को कॉपी में लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद उसको समझने का प्रयास करिए, अपने शब्दों में का सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।